हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। आप सभी अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। आज के आपके लेसन का नाम है यात्रियों के नज़रिए। बच्चों, इसमें हम ये पढ़ने का या जानने का प्रयास करेंगे कि जब ये यात्री भारत आए थे तो उस समय भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी। बच्चों, आप ये देखिए कि जितनी भी भारत में ये यात्री आए थे, ये सभी भारत के व्यापक क्षेत्रों का भ्रमण तो करने आए ही थे, साथ ही यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित होकर आए थे। उनके अंदर जिज्ञासा थी कि भारत की संस्कृति और सभ्यता का हम ज्ञान प्राप्त कर सके और आकर अपने देश में प्रचार और प्रसार कर सकें। इसके पहले कई यात्री भारत आ चुके थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज भारत आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान नामक चीनी यात्री, और सम्राट हर्षवर्धन के समय वेनसोंग नामक चीनी यात्री भारत आए थे। तो बच्चों, इन यात्रियों के भारत आने का उद्देश्य यही था कि वो भारत की विशाल संस्कृति से प्रभावित हुए थे और यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को जानने का प्रयास कर रहे थे। मध्यकाल में 3 महत्वपूर्ण यात्री भारत आए थे, जिसमें सबसे पहला नाम अल-बरूनी का है। यह 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। दूसरा इब्न बतूता, यह 14वीं शताब्दी में मोरक्को अफ्रीका से भारत आया था। तीसरा फ्रांसवा बर्नियर, यह 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत दर्शन करने आया था। बच्चों, इस पिक्चर को देखिए। ये अल-बरूनी की पिक्चर है जो गजनी से भारत आया था। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में है। आइए अब हम अल-बरूनी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। अल-बरूनी का जन्म 1973 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था। ख्वारिज़्म उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बरूनी ने यहाँ से उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। अल-बरूनी फारसी, हिब्रू, संस्कृत और सीरियाई भाषाओं का ज्ञाता था, परंतु उसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। जबकि वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, लेकिन यूनानी भाषा को पढ़ नहीं सका था। उसने यूनानी ग्रंथों का अरबी अनुवाद पढ़ा हुआ था और उन्हीं भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर रहा था। उसने अनेक संस्कृत रचनाओं का अरबी में अनुवाद भी किया जब वो भारत आया तब, जिसमें पातंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी शामिल है। उसने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड, जो एक यूनानी गणितज्ञ हुआ करते थे, उनके कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया था और अपने मित्रों को उनके बारे में बताया भी था। अल-बरूनी भारत कैसे पहुंचते हैं? तो बच्चों, 1017 ईस्वी 1017 में सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से कई विद्वान और कवि अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया। अल-बरूनी भी उन्हीं में से एक थे। वह बंधक के रूप में गजनी आए थे और धीरे धीरे गजनी ही उसे पसंद आने लगा और वो अपने मृत्यु तक गजनी में ही रहे। गजनी में ही रहते रहते अल-बरूनी को भारत के प्रति लगाव धीरे धीरे विकसित होने लगा और उसी समय पंजाब जब गजनी साम्राज्य का हिस्सा बना, अल-बरूनी को भारत आने का मौका मिला। किताब उल हिंद, ये अल-बरूनी की रचना थी। अल-बरूनी ने इसे अरबी भाषा में लिखा था और
बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में ये पुस्तक थी। यह पुस्तक 80 अध्यायों में या उसके 80 उसमें पाठ हैं, विभाजित है और हर पाठ में धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियां, कानून, मूर्तिकला, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों से संबंधित रचनाएं इसमें उपलब्ध हैं। जब अलबरूनी ने इसकी रचना की थी उस समय अलबरूनी भारत के कई ब्राह्मणों, पुरोहितों और विद्वानों के साथ अपना कई वर्ष बिता चुके थे और उनसे उन्होंने संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था और अपनी किताब में उन्होंने अपने इस ज्ञान का विशद वर्णन भी किया है। अलबरूनी के पुस्तक की एक या उनके लेखन शैली की एक विशेषता थी, स्टार्टिंग में या आरंभ में एक प्रश्न होता था और फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। मतलब कि उन्होंने भारत में जो भी धर्म, दर्शन या रीति रिवाज, प्रथाएं देखी थी उसका अपने ही देश या अन्य देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। इस तरीके से अलबरूनी की किताबुल हिंद एक प्रचलित ग्रंथ था उस समय और ये कृति उनके अपने देश के साथ साथ ही भारत में भी उत्कृष्ट पुस्तक के रूप में मानी गई थी। आधुनिक विद्वानों का ये मानना है कि अलबरूनी को ज्यामितिक संरचना से बहुत लगाव था। ज्यामितिक संरचना मीन्स ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और इस लगाव का एक कारण था कि उनका गणित के प्रति भी बहुत रुझान था। उनकी पुस्तक किताबुल हिंद में इसका वर्णन मिलता है और यह किताब अलबरूनी के सोच को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है। अलबरूनी ने भारत में प्रचलित सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी पुस्तक में लिखा है, जैसे जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के विषय में उसने लिखा है कि यह व्यवस्था सिर्फ भारत में ही नहीं प्रचलित थी बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में भी यह प्रचलित थी। फारस में भी 4 सामाजिक वर्ग थे, एक घुड़सवार तथा शासक वर्ग, दूसरा भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग, तीसरा वैज्ञानिक, चिकित्सक तथा खगोल शास्त्री वर्ग और चौथा किसान और शिल्पकार वर्ग। जाति व्यवस्था के बाद अलबरूनी ने यह भी बताया था कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें जो भिन्नताएं थीं वो केवल धर्म के आधार पर ही थी। अलबरूनी ने ब्राह्मणवादी अपवित्रता संबंधी मान्यता को अस्वीकार किया था और ये माना था कि जाति व्यवस्था जो है ये कोई दैवी शक्ति या किसी विशेष शक्ति ने नहीं स्थापित की थी, बल्कि यह व्यवस्था प्रकृति के विरुद्ध है और इसका समापन होना चाहिए था। उसने ये भी बताया था कि भारत में उस समय जाति प्रथा का कठोरता से पालन नहीं होता था। अछूत जो सामाजिक प्रताड़ना के शिकार थे उन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था, मतलब उन्हें जीविका चलाने के लिए आर्थिक सुविधाएं उस समय समाज में दी जाती रही होंगी। अलबरूनी ने अपने भारत यात्रा वृत्तांत में वर्ण व्यवस्था के विषय में भी जानकारी दी है। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस समय भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। 4 वर्ण थे। ब्राह्मण जो सबसे ऊंची जात के माने जाते थे, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई थी। चूँकि ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और उनका सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इन्हें मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। ब्राह्मणों के बाद अलबरूनी ने क्षत्रियों की चर्चा की, जिनका जन्म शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ था और ये ब्राह्मणों के समकक्ष माने गए थे।
तीसरा वर्ण वैश्य, जिनका उद्भव ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ था, और चौथा वर्ण शूद्र, इनका सृजन ब्रह्मा के पैरों से हुआ था। इस तरह से ये हमें पता चलता है कि जब अलबर्नी मध्यकाल में भारत आया था, उस समय भी भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और उसी कठोरता से उस वर्ण व्यवस्था का पालन भी किया जा रहा था। इस तरह से देखा जाए तो अलबर्नी ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया और वर्णन किया था। यद्यपि अलबर्नी अरबी भाषा का ज्ञाता था और साथ साथ उसने भारत के अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तथापि उसे उस समय के समाज से तालमेल बैठाने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय जो है अलबर्नी की साहित्यिक शैली सबसे बड़ी बाधा थी और जितनी भी भाषा उस समय प्रचलित थी, चाहे वो संस्कृत हो, अरबी हो, फारसी हो, उनके सिद्धांत एवं विचार एक भाषा से दूसरी भाषा तक आते आते बिल्कुल अलग थे। उनका आपस में अनुवाद करना भी मुश्किल था, लेकिन अलबर्नी चूँकि बहुभाषी थे और उन्होंने इन कठिनाइयों से आगे बढ़कर संस्कृत के कई पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया और एक ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत किया। अलबर्नी भारतीय समाज के अध्ययन के लिए पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर ही आश्रित थे। इसके अलावा उन्होंने वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति का भी सहारा लिया था। तो बच्चों, इस तरह से आपने अलबर्नी के विषय में जाना कि किस तरह से वो भारत आए और उन्होंने भारत में अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किया। बच्चों, आपको समझ में आ गया? यस मैम, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और अलबर्नी के विषय में हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अलबर्नी की पुस्तक का नाम हम सभी याद करके रखे हैं और अपनी नोटबुक में हम लोगों ने नोट भी कर लिया है। पहले अलबर्नी को रिवाइज करते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। ओके? जी मैम, हम लोगों ने जो नोटबुक में लिखा था, तैयारी करके आए हैं, उसको हम लोगों ने याद किया है। आप पूछिए। ओके बच्चों, तो चलिए आप लोग बताइए, अलबर्नी कौन था? मैम, अलबर्नी एक अरब यात्री था जो भारत में यात्रा करके और अपना एक वृत्तांत लिखा था। वेरी गुड रिंकी। अब अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, अलबर्नी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पुस्तक का क्या नाम था? मैम, अलबर्नी की पुस्तक का नाम किताबुल हिंद था, जो उसने अरबी भाषा में लिखा था। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, उसने अपनी किताब में भारत के किस व्यवस्था का वर्णन किया था? कौन बताएगा? अलबर्नी ने अपनी किताब में भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विषय में बताया है। वेरी गुड। आप सभी लोग पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आइए बच्चों, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का हमारा टॉपिक है इब्न बतूता। इनका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। इब्न बतूता, बच्चों इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था और ये अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, वहाँ के रहने वाले थे। इनका जन्म तंजीर में 1304 ईस्वी में वहाँ के एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में हुआ था। यह परिवार इस्लामी कानून या शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। इब्न बतूता ने बचपन से ही उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उसे तमाम साहित्यिक तथा शास्त्रारूढ़ विषयों पर महारत हासिल हो गई थी।
बच्चों, इस पिक्चर को देखो, ये इब्न बतूता का चित्र है। और ये मैंने बताया था कि ये मोरक्को के निवासी थे और ये भारत में यात्रा के लिए आए। यह एक महान अफ्रीकी यात्री थे और विद्वान लेखक भी। इन्होंने ये माना कि पुस्तकों से या किताबों से ज्ञान लेने की अपेक्षा हम यात्राओं से ज़्यादा अनुभव ले सकते हैं, और इसी को इन्होंने फॉलो किया और कई देशों की यात्रा की। ये मक्का कई बार जा चुके थे। इब्न बतूता ने भी एक किताब लिखी थी और इस किताब का नाम रिहला है। आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। यह एक यात्रा वृत्तांत है जो अरबी भाषा में लिखा गया था। इस किताब में 14वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलेगा और हम इसके आगे चर्चा करेंगे। भारत आने से पहले इब्न बतूता, जैसा मैंने बताया था कि उसका ये मानना था कि किताब पढ़ने की अपेक्षा हमें यात्रा करके अनुभव इकट्ठा करना चाहिए। उसी के तहत इब्न बतूता ने सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय इलाकों की यात्राएं की थी। कई बंदरगाहों पर भी वो गया था। बच्चों, मैंने बताया था कि इब्न बतूता को यात्रा का बहुत शौक़ था और उसे नए नए देशों और लोगों से मिलने की बड़ी जिज्ञासा रहती थी। इसी के तहत 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मध्य एशिया के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा और फिर वहां से मुल्तान व कच्छ होते हुए दिल्ली पहुंचा था। इस तरह से इब्न बतूता की भारत यात्रा प्रारंभ हुई थी। बच्चों, ये इब्न बतूता का भारत आगमन का मार्ग है। इस मानचित्र में आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर भी रेड लाइन बनी हुई है वही इब्न बतूता का भारत आने का मार्ग था, जो वो सिंध मुल्तान होते हुए भारत पहुंचा था। और इसको मैंने रेड लाइन से हाईलाइट कर दिया है, आप ध्यान से देखिए। बच्चों, इब्न बतूता जब भारत आया उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था और इब्न बतूता ने सुल्तान के विषय में बहुत सुना था। उसके मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि जाकर सुल्तान से मिले, और वह सुल्तान की ख्याति से आकर्षित होकर कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में सुल्तान के दरबार में पहुंचा। सुल्तान ने भी उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसकी योग्यता और विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी मीन्स जो न्यायाधीश होते थे, न्याय का काम करते थे, उसे नियुक्त कर दिया। कई वर्षों तक इब्न बतूता काजी के पद पर बना रहा, लेकिन कुछ दिनों में सुल्तान से उसके मतभेद हो गए, कुछ आपस में गलतफहमी हो गई और सुल्तान ने उसे कैद करा लिया। कुछ दिनों के बाद जब वो गलतफहमी दूर हो गई तो सुल्तान ने फिर से उसको उसी पद पर नियुक्त कर दिया, मीन्स काजी के पद पर फिर से नियुक्त कर दिया। और 1342 ईस्वी में उसे मंगोल शासक के पास दूत बनाकर चीन भेज दिया। इसके बाद से इब्न बतूता की विदेश यात्रा को हम जानेंगे कि इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट होते हुए मालदीव पहुंचा और फिर वहां 18 दिनों तक वो रुका रहा। मालदीव के बाद श्रीलंका गया और फिर वहां से मालाबार होते हुए मालदीव आया। चीन जाने के पहले वो भारत के बंगाल और असम प्रांतों में भी गया था। उसके बाद वह जहाज से सुमात्रा और सुमात्रा से एक जहाज के द्वारा चीन पहुंचा था। वह चीन की राजधानी बीजिंग तक पहुंच गया था। लेकिन बच्चों, वो चीन में लंबे समय तक नहीं रुका क्योंकि उसको यात्रा करना बहुत पसंद था और लगभग 1347 में वह वापस अपने घर लौटने का निश्चय कर लिया। चीन के विषय में उसके यात्रा वृत्तांत रेहला में पढ़ने को मिलता है और उसने जो भी लिखा उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है। मार्को पोलो भी एक समुद्री नाविक थे। मार्को पोलो ने वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी। इस तरीके से इब्न बतूता चीन होते हुए अपने देश वापस लौट गया था। अब बच्चों, हम जानेंगे कि जब इब्न बतूता भारत आया था तो उसने भारत का चित्रण कैसे किया था अपनी पुस्तक रेहला में। बच्चों, जब इब्न बतूता आया 14वीं शताब्दी तक, तो उस समय दिल्ली जो है पूरे उपमहाद्वीप में
एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैल चुका था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक तरीके से उस दिल्ली के अलावा दौलताबाद भी राजधानी बन गई थी। इब्न बतूता ने दिल्ली से दौलताबाद तक की यात्रा का भी वर्णन किया है और ये बताया है कि दौलताबाद दिल्ली से किसी मामले में कम नहीं था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की प्रमुख घटना थी कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। बच्चों, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में भारत में प्रचलित सती प्रथा, दास प्रथा, शहरीकरण और व्यापार के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। तो आइए हम उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। इब्न बतूता ने सबसे पहले नारियल और पान के विषय में अपनी किताब में लिखा है। इन दोनों ही चीज़ों को देखने के बाद इब्न बतूता बड़े आश्चर्य में पड़ गया था। नारियल के विषय में उसने लिखा है कि ये एक वृक्ष का फल था जो बिल्कुल मानव सिर से मेल खाता था और इसमें 2 आँखें और एक मुख बना हुआ है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इसका जो रेशे हैं वो बालों की तरह हैं। इसका उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है और जहाज़ों को सिलने के लिए कीलों की जगह इसके धागों का प्रयोग होता है और जो इससे रस्सी बनती है वो बर्तनों के लिए भी प्रयोग में आती है। पान के विषय में उसने लिखा कि ये सिर्फ पत्तियां होती हैं और इसका प्रयोग जो है सुपारी के साथ और जायफल डाल के किया जाता है और इसे मुंह में रखकर चबाया जाता है। ऐसा इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में लिखा है। बहुत ही दिलचस्प तरीके से नारियल और पान का वर्णन उसके यात्रा वृत्तांत में मिलेगा। अब बच्चों, हम लोग इब्न बतूता ने कैसे दिल्ली का वर्णन किया है उसके बारे में जानेंगे। आप लोग क्रमवार कॉपी में नोट भी करते चलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हों। जैसे देखिए, दिल्ली के बारे में उसने बताया कि इसे दहली नाम दिया गया था और शहर के चारों ओर एक प्राचीर थी। प्राचीर मीन्स दीवार बनी हुई थी और उस दीवार के अंदर जो है सैनिक होते थे जो पहरेदारी का काम किया करते थे। प्राचीर की चौड़ाई 11 हाथ और इस प्राचीर के अंदर पहरेदारों के लिए कक्ष बने हुए थे जहाँ पे पहरेदार रात में सोते जागते थे। भंडार गृह थे, हथियार, गोला बारूद, प्रक्षेपास्त्र और घेराबंदी में काम करने वाली मशीनें भी रखी गई थीं और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया था। इस प्राचीर में सैनिक एक छोर से दूसरी छोर तक घूमते रहते थे और इसमें प्रकाश अंदर आने के लिए खिड़कियां बनी हुई थी जो शहर की ओर खुलती थी। इस प्राचीर का निचला भाग पत्थर से और ऊपरी भाग ईंटों से बना हुआ था। वैसे तो इस प्राचीर में कई मीनारें बनी थी जो एक दूसरे के बहुत आसपास थी और इस शहर में 28 द्वार थे जिन्हें दरवाजे कहा गया था और इसमें सबसे विशाल दरवाज़ा बदायूं का दरवाज़ा था। एक इसमें बेहतरीन कब्रगाह भी थी और कब्रों के ऊपर गुंबद भी बनाए गए थे। इस तरह से इब्न बतूता ने दिल्ली शहर का चित्रण किया हुआ है कि कितना उस समय विकसित था। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, बाजार व्यवस्था। इब्न बतूता ने बताया कि दिल्ली शहर का बाजार सबसे समृद्ध था और विभिन्न गतिविधियों का केंद्र भी था। बाजार बिल्कुल चमक दमक से भरे हुए थे। यहाँ पर तमाम रंगीन वस्तुओं का क्रय विक्रय भी होता था। सड़कें साफ सुथरी थीं और उन्नत काल में दिल्ली शहर का ये बाजार था। दास प्रथा। इब्न बतूता ने दास प्रथा के विषय में भी बताया है और उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब वह सिंध पहुंचा तो सुल्तान के लिए उसने उपहार देने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। दासों का जीवन उस समय बहुत ही दयनीय था, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे वो और ज़्यादातर जो अमीर व्यक्ति होते थे अपने घरों में घरेलू कार्यों के लिए दासों को रखते थे और इनका मूल्य भी बहुत कम होता था। इब्न बतूता ने यह भी बताया था कि दासों का उपयोग पालकी या डोली में पुरुषों और महिलाओं को ढोने के लिए किया जाता था। कहीं कहीं पर
महिला दासियों का भी प्रचलन था और महिला दासियां जो थी, जो उस समय के जो मंत्री या जो अमीर हुआ करते थे, उनकी निगरानी का काम किया करती थी। इस तरीके से देखा जाए तो सल्तनत काल में दास प्रथा विद्यमान थी और इसका स्पष्ट वर्णन हमें इब्न बतूता की पुस्तक में मिलता है। इब्न बतूता ने भारत की संचार व्यवस्था, स्पेशली डाक व्यवस्था का भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। वह भारत की संचार व्यवस्था से बहुत प्रभावित था और उसने ये बताया कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहली अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलुक कहा जाता था, और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था थी, जिसे दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से ज़्यादा तेज थी। क्यों? इसका कारण ये था कि प्रत्येक मील पर 3 केंद्र बनाए गए थे और जो संदेशवाहक थे वो हाथ में छड़ लिए दौड़ते थे और जो उनकी छड़ होती थी उसमें घंटियां बंधी होती थी। हर एक मील पर एक संदेशवाहक छड़ लेने को तैयार रहता था। आप समझ रहे होंगे कि 1-1 किलोमीटर की दूरी पे या एक मील की दूरी पर एक संदेशवाहक खड़ा है। एक व्यक्ति दौड़ते हुए 1 मील की दूरी तय किया, फिर वो आगे वाले को पास कर देता था। इसलिए पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से ज़्यादा तेज थी। इब्न बतूता ने यह भी बताया कि डाक प्रणाली इतनी सटीक थी कि जहां दिल्ली यात्रा में 50 दिन लग जाते थे, लेकिन गुप्तचरों की खबर सुल्तान तक केवल 5 दिन में पहुंच जाती थी। इस तरीके से इब्न बतूता ने उस समय भारत की डाक व्यवस्था का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है और भारत के लिए एक तरीके से ये मिसाल के रूप में है। बच्चों, इस तरीके से इब्न बतूता ने भारत के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को अपनी पुस्तक में लिखा था। उसने यहाँ के व्यापारिक व्यवस्था के विषय में भी बताया कि यहाँ पर सबसे महीन मलमल पाया जाता था और जो यहाँ का अमीर वर्ग था वही इस मलमल का वस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। इसके अलावा भी उसने भारत की तमाम सामाजिक व्यवस्था और रूढ़ियों के बारे में अपनी किताब में लिखा है। उसने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि दिल्ली से मुल्तान की यात्रा के दौरान अनेकों बार उसके काफिले पर डाकुओं और लुटेरों ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में इसके कई साथी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उसमें से कुछ ही बचे थे, जिसमें से इब्न बतूता भी था। इस ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन करते समय उसने भारत और सिंध के रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ थी उसका भी वर्णन अपनी पुस्तक में बहुत ही रोमांचकारी ढंग से लिखा हुआ है। अभी मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। बच्चों, इब्न बतूता ने भारत के व्यापारिक व्यवस्था के विषय में भी बताया है कि भारत में सबसे महीन मलमल पाया जाता था और उस समय जो भारत का अमीर वर्ग था, जो धनी लोग थे, वो इसके वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे और ये भारत से अन्य देशों में भी व्यापार के रूप में भेजा जाता था। इसके अलावा इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में अपनी यात्रा के दौरान जो लूटपाट हुई थी उसका भी जिक्र किया है कि मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान अनेकों बार डाकू और लुटेरे ने उनके काफिले को लूट लिया था और कई बार उनके अनेक साथियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन कुछ लोग उसमें से बच गए थे, जिनमें से इब्न बतूता भी थे। बच्चों, ये चित्र जो देख रहे हैं आप, ये लुटेरों का ही है और लुटेरों ने इस काफिले को लूट लिया है और जो व्यक्ति बचे हैं वो आपस में परिचर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी जान बचाकर यात्रा पूरी की जाए। रिहला में इसका चित्रण भी इब्न बतूता ने बहुत ही सटीक और सुंदर ढंग से किया हुआ है। इस तरह से देखा जाए बच्चों, तो इब्न बतूता ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक विस्तृत ब्यौरा हमारे सामने प्रस्तुत किया और जब वो वापस अपने देश लौटा था तो वहाँ के राजा ने उसके भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की यात्रा का वृत्तांत कहानियों के रूप में वहाँ की जनता के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। उसने भारत के जितने भी राज्यों और प्रांतों में यात्रा की थी उसका वर्णन मोरक्को में एक बहुत ही शानदार तरीके से कहानी के माध्यम से या कथानक के माध्यम से व्यक्त किया गया और भारत का गौरव धीरे धीरे वहां तक पहुंच गया था। बच्चों, आज का आपका ये टॉपिक समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अल-बरूनी और इब्न बतूता दोनों ही समझ में आ गए होंगे। आप दोनों के जन्म स्थान और उनकी पुस्तकों के नाम, उनकी पुस्तकों में भारत के संदर्भ में क्या क्या बातें थीं, दोनों ने कैसे तुलनात्मक अध्ययन किया था,
इन सारी चीज़ों को समझ लिया होगा। जी मैम, हम लोगों को समझ में आ गया और हम लोगों ने इन दोनों ही यात्रियों के विषय में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं उन्हें नोट कर लिया है।